हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट पढ़ी। बैलेंस शीट के क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो हमने सीखे। इसके अलावा हमने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया। और जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचता है वो बचता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हम आज करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कैश फ्लो का क्या मीनिंग है। कैश फ्लो का मीनिंग सिंपल सा है कि पैसे का आना और पैसे का जाना। इट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहां पर कैश का मतलब तो कैश की बात हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, नगद में पैसा पड़ा हुआ है। कैशड बैंक का मीनिंग हुआ कि जो हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, जैसे हमारा डिमांड ड्राफ्ट है, कोई चेक लगा हुआ है, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है, या कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये हम मार्केट इसके अंदर हम दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग है। बट अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का सिंपल सा मीनिंग ये है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैश फ्लो। और उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी है कि कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनानी है और उस स्टेटमेंट को नाम दे रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है बात। अब इंपॉर्टेंट चीज यह आ जाती है कि क्या कैश फ्लो सबको बनाना है या ये एग्जेम्प्टेड है किस कंपनी के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये समझना है कि कैश फ्लो कब कब बनाना जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको कैश फ्लो एज पर कंपनी एक्ट बनाना मैंडेटरी है अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपका इक्विटी 10 करोड़ से ज्यादा है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी, अगर ये बोरिंग जो आपकी आपकी 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लिस्टेड कंपनी है कहीं, अगर आपने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर अपने आपको लिस्ट किया हुआ है, उस केस में आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। इसके अलावा आपको कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं है। अब हम समझते हैं यहां पर कैश फ्लो का मीनिंग। लिखा हुआ है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोज, दैट इज रिसीप्ट्स या सोर्सेज भी कह सकते हैं हम इसे, एंड आउटफ्लोज दैट इज पेमेंट्स या उनका एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर है बात। वो ये कह रहा है कि कैश का आना, कैश का इनफ्लो, कैश को रिसीव कर लेना या कैश को पे कर देना, कैश का जाना एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसे हम नाम दे रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनानी है और उस स्टेटमेंट को नाम दे रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि ये होगा क्या, इसके अंदर सिर्फ क्या देखा जाएगा कि कैश आ रहा है तो क्या कारण है, कैश जा रहा है तो क्या कारण है, उसको हमें एनालिसिस करना है और उसको क्या करना है, एक प्रेजेंट करना है रिकंसिलेशन के तौर पे, उसे एक स्टेटमेंट में दिखाना है कि कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां से पैसा जा रहा है। ठीक, तो वो कह रहा है इट एनालाइज द रीजन फॉर चेंजेस इन द कैश बैलेंस बिटवीन द टू पीरियड्स, टू बैलेंस शीट डेट। इट मींस हमने कहा ओपनिंग में, जैसे हम कहें 1 अप्रैल 2025 और दूसरा पीरियड हमारा है 31 मार्च 2026, इन दोनों के बीच में जो भी कैश में बदलाव आएगा, जो भी कैश में चेंज आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसके रीजन बताएगा कि क्या क्या रीजन है। आगे कहता है, द टर्म कैश हियर स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। A cash flow statement includes only those items which affect cash and cash equivalent। वही कह रहा हम कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ उन आइटम कंसिडर करेंगे जो हमारे कैश को या कैश के इक्विवेलेंट को, यानी कैश के जिन्हें बराबर मान लिया जाएगा, उसको अगर अफेक्ट करेगा तो हम उसे कैश फ्लो में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कैश फ्लो में कंसिडर नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने इशू किया एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसे हम नाम दे रहे हैं रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसके लिए, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कह रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन मैंडेटरी, ये मैंडेटरी हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स कमेंसिंग फ्रॉम ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 फॉर सर्टेन एंटरप्राइजेस। अब वो एंटरप्राइजेस क्या होंगी, कह रहा एंटरप्राइजेस whose equity or debt securities are listed on recognized stock exchange in India।
अगर यानी आपके शेयर्स या डिवेंचर्स जो भी हैं अगर आपने लिस्ट किए हुए हैं, अगर लिस्ट किए हुए तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। दूसरा, ऑल अदर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स 50 करोड़, पेड अप कैपिटल रिजर्व्स 10 करोड़ एंड बोरोइंग्स 10 करोड़, इन तीनों में से कहीं भी कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली बात तो सबको नहीं बनाना, किसको बनाना, लिस्टेड कंपनी हो तब बनाना है। आपकी अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, इक्विटी 10 करोड़ से ज्यादा हो या बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी जरूरी है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कैश की और कैश इक्विवेलेंट की। अगर हम बात करें कैश की तो कैश का मीनिंग हुआ कि जो भी आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश का मीनिंग क्या हुआ, जो भी आपके हाथ में कैश है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। वो ये कह रहा है इट कंप्राइजेस कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिपॉजिट्स व्हिच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, दैट इज हम बैंक बैलेंस बोल सकते हैं कि जो हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। अब हम कैश के बराबर मान लेंगे, क्या क्या मान लेंगे कैश के बराबर, वो कह रहा है कि यहां पर दीज आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कह रहा है जिसे हम जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कैश के बराबर मान लेंगे। नॉर्मली एन इन्वेस्टमेंट विल बी टर्म्ड एज कैश इक्विवेलेंट ओनली। हमने कहा कौन सी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट जिसे हम लिक्विडिटी में जब चाहे लिक्विडली कन्वर्ट कर सकें, जब चाहे हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकें। इट हैज अ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड, क्योंकि उसका पीरियड क्या होता है, शॉर्ट टर्म, हमें जब चाहिए पैसा तब हम उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे हम 7 दिन के लिए देते हैं, 3 दिन के लिए देते हैं, 12 दिन के लिए देते हैं, 14 दिन के लिए देते हैं। कह रहा से 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो कह रहा है अगर 3 महीने या उससे कम में अगर हमें पैसा रिसीव हो जाता है तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा, ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होंगे जो आपको पता होने चाहिए। इट मींस अगर मैं कहूं ओपनिंग कैश और मैं कहूं क्लोजिंग कैश, इसका मतलब कैश का मतलब कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो, कैश का मतलब क्या है, कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो। अब ओपनिंग कैश की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग कैश में अगर मेरे को सारी आइटम दी है तो मैं इन सबका बैलेंस जोड़ूंगा जो भी होगा टोटल, और यहां पर भी देखूंगा कि इनका बैलेंस जोड़ूंगा जो भी होगा टोटल। इन दोनों में जो गैप आएगा, इन दोनों में जो गैप आएगा या डिफरेंस आएगा, इसी को मुझे ढूंढना है। इसके लिए मुझे क्या बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है बात, तो मुझे ढूंढना है कि ये रीजन क्या है, किसकी वजह से मेरा ये डिफरेंस आया है, किसकी वजह से ये डिफरेंस गैप बना है, वो मुझे ढूंढना है। अब एक चीज याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश क्रेडिट को इसे हमने क्या किया है, कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं माना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं माना है, इसे उन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर रखा हुआ है। अभी हम समझेंगे एक्टिविटीज क्या है, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माना हुआ है, इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं रखा है। तो जब आपके पास बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अगर आपके क्वेश्चन में दिखे तो आपको इसे कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं मानना है। आपको क्या करना है, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ तौर पे ट्रीट करना है। अब हम समझेंगे कि क्या एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है उसे सीखेंगे, बट आपको इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं मानना है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश में और कैश इक्विवेलेंट को हमने कैसे दर्शाया है वो आपको समझ में आ गया। अब हमें यह भी समझ में आ गया कि हमारे पास ओपनिंग में कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट था और क्लोजिंग में कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट है। इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा उसके लिए हमें बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मींस स्टार्टिंग डे, जब भी मैंने स्टार्ट किया अपना पीरियड, अपना फाइनेंशियली स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था और जब मैंने क्लोज किया पीरियड उस समय मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। इन दोनों में जो भी चेंजेस हुआ है या तो प्लस की वजह से हुआ होगा या माइनस की वजह से, इट मींस तो पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, वही आपको ढूंढना है। और उसको ढूंढने के बाद आपको एक स्टेटमेंट बनानी है और उसे नाम दे रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो समझते हैं। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट का यह है कि जो भी पैसा आ रहा है वो क्या वजह से आ रहा है, क्या कारण है उसके, कहां कहां से पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले यह असरटेन करना कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है यानी जो रिसीप्ट है या सोर्स है वो कहां से आ रहा है। हमारे पास
नॉर्मली हमारे पास तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, देखिए किसी भी बिजनेस में पैसा तीन जगह से आ सकता है। अगर मैं बात करूं कैश और कैश इक्विवेलेंट की, यानी अगर मैं बात करूं इनफ्लो एंड आउटफ्लो की, तो उसके अंदर तीन एक्टिविटीज कवर होंगी। या तो वो ऑपरेशन से आ रहा होगा, जो भी उसका मेन बिजनेस है, जिसे हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसे हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट मीन जो उसका ऑपरेशन है। अगर मान लीजिए पेंट की शॉप है, तो पेंट को बेचने से जो भी पैसा आ रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या पेंट खरीदने में जो पैसा जा रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मान लीजिए कोई यानी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, उसमें बच्चों से जो फी आ रही है वो उसका इनफ्लो हो गया। जो भी वो खर्च कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे टीचर को फी पे कर रहा होगा, बिजली का बिल दे रहा होगा, उसे हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम बात करें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसके लिए जो पैसा जा रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उससे जो पैसा आ रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उस गुड्स को बनाने में जो आपने सैलरी पे की इंप्लॉय को, उस गुड्स को बनाने में जो मजदूरी पे की आपने इंप्लॉय को, उस गुड्स को बनाने के लिए जो रेंट पर आपने क्या लिया हुआ है, फैक्ट्री ली हुई है, ये सारे का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। हम समझेंगे डिटेल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग ये हुआ जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है और जो भी पैसा जा रहा है उसे नाम दिया जा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। और कहां से पैसा आ सकता है और जा सकता है, हमने कहा पैसा और क्या कर सकते हैं कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो। अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या होगा, रिटर्न आ रहा होगा, जैसे डिविडेंड आ रहा होगा, उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा। या हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट को हम बेच दें, जब हम उस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो उससे हमें जो कुछ पैसा आएगा वो हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई मशीन खरीदी, जब मशीन खरीदी हमने, वो हमारा ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। क्लियर है बात। हमने मशीन खरीदी किसके लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदी है। अगर हम उसे बेचने के लिए खरीदते, अगर हमारी दुकान ही मशीन की है, तब हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बट हमने अगर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, उसे नाम दे रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या सीखा कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है या कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच दी है। ये कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदने से हमें क्या हुआ है, कोई फायदा हुआ है, दैट मींस इंटरेस्ट मिल रहा है, ये कोई डिविडेंड मिल रहा है। हमने किसी कंपनी में क्या किए, शेयर्स खरीदे हैं, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। उस कंपनी ने हमें डिविडेंड पे किया, वो भी मेरी इन्वेस्टिंग है। तो वो ये कह रहा है कि या क्या होगा, हमारा नेक्स्ट होगा जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे पैसा आ रहा होगा, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाना, फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगाने के बाद उस फिक्स्ड असेट्स को बेच देना, या उस फिक्स्ड असेट्स से जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसे नाम दे रहे हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, बट वो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर मेरी दुकान या मेरी शॉप या मैं बिजनेस जिसमें कर रहा हूं, ट्रेडिंग जिसमें कर रहा हूं, वो मशीन में ट्रेड कर रहा हूं, तब वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, तब वो मेरे लिए क्या होगा, करंट एसेट्स है। उसमें क्या कर रहा हूं, मैं डील कर रहा हूं, जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो मैं उसमें जो डील कर रहा हूं वो फिर मेरे बन जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी क्या है, मशीन, फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। बट अगर हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा वो कहता है कि अगर आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो पैसा। आपने उधार ले लिया लोगों से, आपने क्या किया, शेयर इशू करके उधार ले लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया है, आपने डिवेंचर इशू करके लोन ले लिया है। तो वो कह रहा है कि जो आपने लोन लिया, पैसा तो तब भी आया। तो पैसा आने का एक और तरीका है कि आप कर्जा ले लो। ठीक, अब जब कर्जा लोगे तो उस कर्जे को वापस भी तो करना पड़ेगा। अगर वापस करना पड़ेगा तो हम कह रहे हैं आउटफ्लो। इट मींस पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, किससे, उधार लेने से और उस उधार को चुकाने से। तो वो ये कह रहा है, उसे नाम दे रहे हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो हम कर्जा ले रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अलावा पैसा और कहां से न आएगा न कहीं जाएगा। इट मींस हमारे पास पैसा तीन जगह से आ सकता है, या तो हमारा मेन ऑपरेशन है बिजनेस का उससे, या तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है उससे, या फिर हमने कर्जा ले लिया है उससे। इसको वापस करें, अगर हम बात करें कोई इस ऑपरेशन के लिए हमें जो खर्च करना पड़ रहा है वो हमारा पैसा जा रहा है, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने जो खर्चा किया है वहां पैसा जा रहा है, या जो हमने लोन चुकाने के लिए कर्जा लिया है उसे वापस करने के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमारे लिए पैसा जा रहा है। तो पैसा आना और जाना सिर्फ तीन सोर्स होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसे और डिटेल में बाद में समझेंगे, बट अभी हमें समझ में आया कि कैश फ्लो का जो ऑब्जेक्टिव है ये फाइंड आउट करना है कि पैसा आ रहा है तो आ कहां से रहा है। दैट मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है।
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता करना कि पैसा जा कहां रहा है, पैसा जा कहां रहा है। दैट मींस पैसा जा रहा है ऑपरेशन की वजह से जा रहा है, पैसा इन्वेस्टमेंट की वजह से जा रहा है, या पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से जा रहा है। हमने कहा हमारे पास तीन ही एक्टिविटी होंगी, या तो हमारा मेन ऑपरेशन, या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, या हमने कहीं से कर्जा लिया होगा। क्लियर है बात? तो कह रहे जहां पैसा जा रहा है, जहां पैसा जा रहा है, हमने कर्जा लिया उसे वापस कर रहे, कर्जा लिया उस पर ब्याज दे रहे, हमने हमारी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया उस पर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज में आएगा वो बात की बात है। लेकिन पैसा आ रहा है और जा रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा, इसके रीजन ढूंढना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना कैश था और एंड में कितना कैश बचा हुआ है। कैश का मीनिंग कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो है। इट मींस अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था और एंड में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, उसका कारण ढूंढना, उससे हम क्या कह रहे हैं, उसका एक पर्पज और है। To ascertain the net change in cash and cash equivalent, that is difference between the sources and application under three activities, दो पीरियड के बीच में, एक स्टार्टिंग और एक एंड पीरियड। तो दो कंसेक्यूटिव बैलेंस शीट है, दो कंसेक्यूटिव पीरियड के बीच में हम कह रहे हैं डिफरेंस ढूंढ रहे हैं हम कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बदलाव आया है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, ये हाईलाइट करता है मेजर एक्टिविटीज। देखिए अगर आपको पता है ना कि आपको डिविडेंड पे करना है, आपको पता है कि आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको अपनी जेब देखनी होगी, अपना क्या देखना होगा, पॉकेट देखनी होगी कि आपके पॉकेट में उतना पैसा है ही नहीं है। आप मार्केट शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका पर्पज क्या होगा, शॉपिंग करना पर्पज है, लेकिन उसके लिए क्या देखना होगा, आपको अपनी जेब देखनी होगी, आपको यह देखना होगा कि आपकी जेब में उतना पैसा अवेलेबल है या नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी एक मदद करती है कि अगर मुझे कहीं कोई डिसीजन लेना है, किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेना है, चाहे मुझे डिविडेंड पे करना है, चाहे मुझे इंटरेस्ट पे करना है, चाहे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे मुझे और लोन देना है, लेना है, जो भी है, या मुझे कोई और नया ऑपरेशन स्टार्ट करना है, क्लियर है बात, या मुझे कुछ चीज को पेमेंट करनी है, तो मेरे को यह देखना जरूरी होगा कि मेरे पास कितना फंड अवेलेबल है। दैट मींस मेरे पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको यानी क्या होगा, एक कैश डिपार्टमेंट, एक फंड डिपार्टमेंट, वहां पर आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आपके पास इतना पैसा अवेलेबल है या नहीं है। तो वहां पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहां पर कह रहा है कि हाईलाइट करता है मेजर एक्टिविटीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड कैश दैट हैव यूज्ड कैश ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल हमने कितना कैश कहां कहां यूज किया है उसके बारे में बताता है। पूरी डिटेल पता लगती है कि हमारे पास कितना कितना कैश कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, पूरी डिटेल में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और कह रहा है पर्टिकुलर पीरियड एंड शो देयर इफेक्ट ऑन ओवरऑल कैश बैलेंस, और साथ में ये दिखाता है कि हमारे टोटल कैश बैलेंस पर कितना इंपैक्ट आया है, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी बदलाव आए, प्लस माइनस जो भी हुआ है हमारे कैश में, उसको डिटेल में ये बताता। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, क्यों जरूरी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहले समझते हैं यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी, जैसे आपको इनकम टैक्स पे करना है, अब आपको इनकम टैक्स के लिए क्या करना होगा, प्रोविजन करना होगा। प्रोविजन करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको देखना होगा कि इतना पैसा मेरा कैश, इतना अगर मेरा टैक्स बनेगा तो मेरे पास इतना कैश होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में मदद करता है। तो ये कह रहा है कि ये एडिक्वेसी दिखाता है कि हमारे जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, क्या हम उनको मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारा डे टू डे बिजनेस जो हमारा वो रुक जा रहा है, तो इसका पहला कारण ये है। साथ में ये देखता है कि हमारे पास क्या, जो भी हमने लोन ले रखे हैं उस पर हमें जो इंटरेस्ट पे करना है या जो लोन को रिपे करना है, क्या हमारे पास उतना सफिशिएंट बैलेंस पैसा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। साथ में ये क्या दिखाता है कि जो भी हम यानी असेट्स खरीदने वाले हैं या जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है। इट मींस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ठीक चले। अगर हमारे पास एक्सेस पैसा पड़ा है तो उसे टाइमली इन्वेस्ट करें, उसे वेस्ट ना करें। अगर हमने कहीं से कर्जा लिया है तो उसे टाइमली रिपे करें। क्या हमारी कैपेबिलिटी को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, क्या हमारे पास इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता लगेगा, आपको कारण पता लग जाएगा। और क्या होगा, आपको बजट बनाने में मदद करेगा। बजट कैसे बनाते हैं, बजट बनाते हैं फ्यूचर के लिए, बजट बनाते हैं हम फ्यूचर के लिए। इट मींस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए बजट बनता है हमारा पहली तारीख को, हमने कहा भाई पहली तारीख को हमने बजट बना लिया, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनेगी, 31 मार्च 25 को। अब सोच के देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बजट बनाने में मदद करेगी, पिछले साल आपका पैसा कहां कहां किधर किधर गया था, फ्यूचर में आप कहां कहां इन्वेस्ट करने वाले हो, कहां कहां आपका ऑपरेशन में खर्चा होता है, कहां कहां आपका फाइनेंसिंग में खर्चा होता है, ये हमारे को मदद करता है कैश बजट बनाने में। तो वही कह रहा है
कि इट इन्फॉर्म्स द मैनेजमेंट अबाउट द सरप्लस और डेफिसिट पीरियड ऑफ कैश। इट मींस किस समय हमारे पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, किस समय हमारे पास कम पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। फालतू अकाउंट में पैसा पड़ने से बढ़िया बेटर है कि हम उसे क्या करें कि इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से जो भी रिटर्न मिलेगा कुछ ना कुछ आएगा, जाएगा नहीं। तो सरप्लस पैसा पड़ा है उसे इन्वेस्ट करना टाइमली, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा देगा। साथ में अगर आपके पास डेफिशिएंसी है कैश की, कि कैश कम पड़ रहा है, तो आपको पहले इन्फॉर्म कर देगा कि इस बार पैसा कम है। अगर आपको एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको लोन की रिपेमेंट करनी है, वट एवर द एक्सपेंसेस यू विल डू, आपको पहले से क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर डेफिशिएंसी होती है कैश में तो इन्फॉर्म कर देगा, सरप्लस होगा तो इन्फॉर्म कर देगा। सरप्लस होगा तो उसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और डेफिशिएंसी होगी तो उसको अरेंजमेंट कीजिए कि लोन लेके या कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट को बेच के, जो भी आपको अरेंजमेंट करना है कैश का, जिससे कि क्या हो, टाइमली जो भी आपके खर्चे हैं डे टू डे बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं आए। तो वो कह रहा है कि क्या करता है ये, इन विच मंथ्स द रिसीप्ट्स ऑफ कैश विल बी इन एक्सेस ऑफ पेमेंट। तो क्या करेंगे, उसे हम एक्सेस पेमेंट है तो उससे क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। इट हेल्प्स इन प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना है, ये सब चीजें क्या करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी मदद करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंपैरिजन करता है बजट में, कैश बजट में। कंपैरिजन मींस एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में कितना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, एक पीरियड का दूसरे पीरियड से, क्या करता है, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कैश बजट हमारी मदद करता है। ठीक, वो कह रहा है कैश बजट इज प्रिपेयर्ड एट कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, हम शुरू में बनाते हैं, जो मैंने बताया आपको। जबकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाते हैं, एंड में बनाते हैं। तो आपको कंपैरिजन लग जाता है कि दोनों में, कि कितना पैसा आपका किस सोर्स से आ रहा है, कितना पैसा किस सोर्स में जा रहा है। दैट इज कॉजेज ऑफ वेरिएंस बिटवीन द फिगर्स, जो हमारे पास, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कितना कैश था, एंड में कितना कैश था, तो दोनों के बीच में पूरे साल में क्या क्या हुआ है, कितना वेरिएंस, कितना अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, वो बता देगा आपका कंपैरिजन करके कैश फ्लो स्टेटमेंट। साथ में क्या करता है, ट्रेंड को दिखाता है कि जो भी आपका ट्रेंड है, स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट। जैसे इन द सेंस कि अगर हम बात करें, हमारे राम डेटर है, मोहन डेटर है, तो क्या होगा, पैसा आ रहा होगा उससे, पैसा जा रहा होगा उससे। तो डेटर से कितना पैसा आ रहा है, डेटर से कितना पैसा जा रहा है, कितने टाइम तक हमारा पैसा फंसा रहता है, कितने टाइम में हमारा पैसा आ जाता है, हमारा स्टॉक कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का क्या मीनिंग हुआ कि हमारे ट्रेंड को दिखाता है, एक आपके लिए ट्रेंड बना देगा कि इतना ट्रेंड इससे चल रहा है। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि आपको आसानी होगी कि जो भी आपके पास कैश अवेलेबल है, या जो भी आपके पास कैश की कमी है, आप उसे मैनेज कर सकें। करेक्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द स्पीड एट विच कैश इज बीइंग जनरेटेड। दैट इज हमारे जैसे ट्रेड रिसीवल्स हैं, कितनी जल्दी से ट्रेड रिसीवल्स, मान लो 15 दिन का ही टाइम दे रहा है, 15 दिन में पैसा आ जाता है, जबकि हमने 45 दिन का टाइम दिया है। 45 दिन, 40 दिन का है, 60 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में पैसा आ जा रहा है, 20 दिन में पैसा आ जा रहा है, 50 दिन में पैसा आ जा रहा है। तो ये हमारी स्पीड अप दिखाता है कितना पैसा जल्दी आ रहा है, कितना पैसा जल्दी जा रहा है। नेक्स्ट कहता है इट एक्सप्लेन्स दी डेविएशंस, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कैश फ्रॉम अर्निंग, कि जो भी हमारी अर्निंग हो रही है उसमें डेविएशंस दिखाता है कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ फंड हो जा रही है, कैश की कमी हो जा रही है, ये हमारे पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है, उस चीज को दिखाता है। ये कह रहा है हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। साथ में ये दिखाता है कि हमारा ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है, ये कितना पैसा जा रहा है, फाइनेंसिंग से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। ये भी एक कारण है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस। बात करें यानी हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। अगर आपको डिविडेंड देना है, अब आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है कि आपके पास उतना कैश हो। प्रॉफिट मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए का है, इट डजंट मीन कि आपके पास 2 लाख रुपए कैश अवेलेबल होगा। प्रॉफिट का होना और कैश का होना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डिविडेंड अगर आपको पे करना है तो डिविडेंड आप डिक्लेयर कीजिएगा, आप उसे प्रपोज कीजिएगा, डिक्लेयर कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, बट पेमेंट के लिए कैश चाहिए होगा। तो अगेन कैश फ्लो आपकी मदद करेगा कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, कि आप डिविडेंड पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये कहता है टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। अब मैनेजरियल डिसीजन में मदद करता है कैसे, मान लीजिए आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ये मान लीजिए आपने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ये मान लीजिए आपने कोई एसेट्स खरीदनी है, तो आप कहां से पता करेंगे एसेट्स खरीदनी है, मार्केट से। पैसा उन्होंने कोट कर दिया जी इतने रुपए के एसेट्स है, बट आपके पास पैसा अवेलेबल है या नहीं है, ये कौन दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दिखाएगा आपको फंड डिपार्टमेंट, ये दिखाएगा आपको कैश डिपार्टमेंट। तो अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना, चाहे ऑपरेशन का डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो, फाइनेंसिंग का डिसीजन हो, जो भी आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन के दौरान आपको मदद करेगा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना कैश आपको पे करना है, ये कितना आपके पास कैश एक्स्ट्रा है, ये कितनी डेफिशिएंसी ऑफ कैश है। तो मैनेजमेंट को आसानी होगी डिसीजन लेने में। और ये यूजफुल
टू आउटसाइडर्स। अब देखिए आउटसाइडर के लिए क्यों जरूरी है ये। मान लीजिए आपके पास कैश फ्लो आपके नेगेटिव्स हैं। कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपके पास फंड रहता ही नहीं है, हमेशा उधारी रहती है। जब आपके पास हमेशा उधारी रहेगी तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ऑब्वियसली बात है, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो सप्लायर्स होंगे, वो आपको सामान देने में डरेंगे। उन्हें लगेगा कि ये पैसा देगा या नहीं देगा टाइम पे, ये कंपनी ऐसी है कि पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा टाइम पे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कैश फ्लो होना चाहिए ना पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि क्या है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाए किसके, सप्लायर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, जो भी आपके कस्टमर्स है उनके बीच में, कि भाई कंपनी अच्छी है, सप्लायर आपको टाइमली सामान देगा, टाइमली आप पेमेंट कर पाएंगे। क्लियर है बात? तो वही कह रहा है कि ये यूजफुल है हमारा आउटसाइडर्स के लिए। कैसे कह रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स, द वेंचर होल्डर्स, बैंकर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स to analyze the financial position of the enterprise and they can take proper decisions on the basis of such एनालिसिस। इस एनालिसिस के बेस पे प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएं नहीं लगाएं, टाइमली हमें पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, हम आपको उधार दें रॉ मटेरियल नहीं दें, ये सारा का सारा डिसीजन लेने के लिए इन्हें मदद मिलेगी। ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको क्या होगा, ये पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पहले हमने कहा इसके अंदर हमारे पास जो एक्टिविटीज होंगी, यानी कैश फ्लो जो आएगा हमारे पास, कैश का जो फ्लो होगा वो दो तरह से होगा, या तो ये इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। पहली चीज एक्टिविटी समझेंगे। फिर हमने कहा इनफ्लो का मतलब क्या है। इनफ्लो हमारा दो तरह से हो सकता है, या तो ये डायरेक्ट इनफ्लो होगा या इनडायरेक्ट इनफ्लो होगा। इसी तरह आउटफ्लो की बात करें, या तो डायरेक्ट आउटफ्लो होगा या इनडायरेक्ट आउटफ्लो होगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मीनिंग हुआ कि डायरेक्टली जो कैश आ रहा है, जैसे आपने सेल किया, सेल ऑफ गुड्स, पैसा आ रहा है। आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, पैसा आ रहा है। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको पैसा आ रहा है। आपने कलेक्शन किया फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा है, जो आपको दिख रहा है डायरेक्टली आते हुए, ये तो गया डायरेक्ट। बट इस तरह पेमेंट की बात करें, जैसे आपने परचेज किया गुड्स को, परचेज ऑफ गुड्स। आपने क्या किया, यानी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो असेट्स खरीदी आपने। आपने डिविडेंड पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने क्या क्रेडिटर्स को पेमेंट की। ये तो जो डायरेक्टली आपको दिख रहा है वो अलग, जो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, वो तो एक अलग हो गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मीनिंग हुआ कि पैसा आपको दिख नहीं रहा आते हुए या जाते हुए, बट फिर भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लेते हैं 2025 और 2024। यहां लिखा है क्रेडिटर्स, प्लीज समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 10,000 और यहां पे लिखा हुआ है आपका 12,000, पहली सिचुएशन। दूसरा लिखा है बिल्स पेबल 8,000 और आपका 5,000, ठीक। तीसरा लिखा है डेटर्स 6,000, 2,000, या इसे 12,000 कर देते हैं, ये 10,000। और तीसरा डेटर्स, डेटर्स की जगह लिखा है बिल्स रिसीवेबल 8,000 और 3,000, ठीक है। अब तीनों चारों सिचुएशन को समझना, प्लीज ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। देखिए यहां पर हमारे क्रेडिटर्स 12,000 से कितने हो गए, 10,000 हो गए। जब क्रेडिटर्स 12,000 से 10,000 हो रहे हैं, दैट सिंपली मींस कि मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। क्या की है? क्रेडिटर्स कम कब होंगे, जब क्रेडिटर्स को पे किया होगा। तो मैंने 2,000 पे किया, तो ये हो गया मेरा आउटफ्लो। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है कि मेरे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स अगर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या हो रहा होगा, पैसा जा रहा होगा। इसी तरह अगर यहां पर हम बात करें डेटर्स की, डेटर्स देखिए हमारे 10,000 से कितने हो गए, 6,000 हो गए। 10,000 से कितने हो गए, 6,000 हो गए। अगर मैं डेटर्स की बात करूं, मेरे 10,000 से डेटर 6,000 हो गए। डेटर कब कम होंगे, जब मुझे उनसे पैसा रिसीव हुआ होगा। तो मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ पे 4,000 रुपए रिसीव हो गए, मेरा इनफ्लो हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? इट मींस मेरे क्रेडिटर्स, मेरी कोई लायबिलिटीज, अगर मेरी कोई लायबिलिटीज कम हो रही है, इसका सिंपली मीनिंग है कि मेरी पेमेंट हो रही है, मैं पैसा दे रहा हूं, दैट इज आउटफ्लो। इसी तरह अगर मेरी कोई असेट्स कम हो रही है, दैट मींस मैं उस असेट्स को बेच रहा हूं या उस असेट से मेरे को पैसा रिसीव हो रहा है, ये मेरा इनफ्लो हो गया। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है आपको। अब आप देखना बीपी, देखिए बीपी आपका 5,000 से 8,000 हो गया, मतलब आपके बिल्स पेबल क्या हो गए, 5,000 से 8,000। इट मींस आपकी लायबिलिटी
इंक्रीज होगी कितने रुपए से, 3,000 रुपए से, ठीक है। इंक्रीज होगी तो क्या इनफ्लो है ये, ना तो पैसा आ रहा है, क्या आउटफ्लो है, ना तो पैसा जा रहा है। आपके क्या हो रहा है, सिर्फ बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास पिछले साल 5,000 के डेटर थे, ये 5,000 के बिल्स पेबल था, आज 8,000 का बिल्स पेबल हो गया, दैट मीन्स 3,000 रुपए, 3,000 रुपए का मैंने उधार में सामान खरीद लिया, या 3,000 मैंने देना था लेकिन नहीं दिया। तो मैं कहता हूं पैसे का, प्लीज ध्यान रखना, पैसे का ना जाना भी आना होता है। क्लियर है बात, पैसे का ना जाना भी आना होता है। दैट मीन्स अगर सोच के देखो कि यानी हम सुबह निकले घर से कि हमने कहा भैया हमें पैसे देने हैं किसी के, ये हमने किस्त देनी है अपनी 10,000 रुपए की, हमने जेब से निकाला, हमने अकाउंट में माइनस कर दिया कि हमारी जेब से क्या हो गया, 10,000 रुपए चले गए। मैं सुबह सुबह जब निकला मॉर्निंग में, तो मैंने कहा भाई 10 बजे निकला मैं मॉर्निंग में, मैंने कहा मैंने राम से पैसा लिया हुआ था, मैं उसे वापस कर दे रहा हूं 10,000 रुपए, ठीक है जी। जब मैं घर से निकलाऊंगा तो मैंने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी, मैंने कहा भाई राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने राम को पेमेंट कर देनी है, हो गया होगा काम। ये मेरी कैश बुक के डिटेल में कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश या राम अकाउंट डेबिट टू जो भी मैंने पेमेंट कर दी, तो राम टू कैश मैंने पेमेंट कर दी, ये सोच के, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट से क्लियर कर दिया कि 10,000 रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, मैं पूरे टाइम या पूरे दिन मेरे को राम मिला ही नहीं, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या मैं पूरे दिन बिजी था, मैं राम से भेंट नहीं कर पाया। जब राम से मिलना नहीं हो पाया तो एंड में क्या होगा, जब मैं डे एंड पे घर आऊंगा तो वो 10,000 रुपए ना मेरी जेब में वापस दिखेंगे मुझे। क्लियर है बात। तो मैंने जब सुबह कहा था कि सुबह जब मैंने कहा था कि पैसा चला गया, बट रात में जब मैं घर आया तो मेरे जेब में क्या होगा, पैसा दिखेगा। वो यही कह रहा है कि पैसे का ना जाना, पैसा नहीं देना भी हमारा इनफ्लो होता है। तो पैसे का ना जाना भी क्या कहलाएगा, आना कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पैसे का ना जाना भी आना होता है, दैट इज इट इज इनफ्लो। क्लियर है बात, गेटिंग माई पॉइंट। मैं अगेन बोल रहा हूं कि पैसे का ना जाना भी आना होता है कि मेरे क्रेडिटर्स या मेरे बिल्स पेबल पिछले साल 5,000 के थे, आज 8,000 के हो गए। अगर ये 5,000 से 4,000 हो जाते तो डायरेक्टली समझ में आता है कि मैंने 1,000 की पेमेंट की है, बट 5,000 से 8,000 हो गए, इट मीन मैंने और उधारी में सामान खरीदा है, तो पैसा मैंने पे ही नहीं किया, जो मुझे पे करना चाहिए था मैंने नहीं पे किया। तो वो यही कह रहा है कि पैसे का ना जाना भी क्या कहलाता है, आना कहलाता है। बात करते हैं डेटर्स की, ये बिल्स रिसीवेबल की। देखिए 3,000 से कितने हो गए बिल्स रिसीवेबल, 8,000 हो गए, 3,000 से 8,000 हो गए, ये हमारा बिल्स रिसीवेबल है। ये हमारे 3,000 से 8,000 हो गए, कितने बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए। अब देखिए बिल्स जैसे ही बढ़े, ये बीआर बढ़ा, ये डेटर बढ़ा, इसका हम डेटर का भी केस कर सकते हैं कि हमारे डेटर कितने 3,000 से 8,000 हो गए, दैट इज हमारे 5,000 के डेटर्स बढ़े। इट मींस मुझे पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला। तो वो क्या कह रहा है, नहीं पैसे का ना आना भी जाना होता है। इट मीन्स पैसे का ना आना, पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला, पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला, उसे भी हम क्या नाम दे रहे हैं, आउटफ्लो। उसे भी क्या नाम दे रहे हैं, आउटफ्लो। उसे क्या नाम दे रहे हैं, आउटफ्लो। क्लियर है बात। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी लायबिलिटीज घट रही है, दैट मीन्स पे कर रहे हो आप, आउटफ्लो है। आपकी असेट्स घट रही है अगर, इट मीन्स आप रिसीव कर रहे हैं पैसा, इनफ्लो है। बट अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है, दैट मीन्स ये भी इनफ्लो है, क्योंकि आप पैसा नहीं पे कर रहे हैं। और अगर आपकी असेट्स बढ़ रही है, दैट मीन्स आपको पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या है, आउटफ्लो है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो में ये चीज है कि यहां पर हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट है और यहां पर हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट है। तो इनफ्लो कब होगा, इनडायरेक्ट, कि जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। जब क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी, इट मीन्स पैसे का ना जाना भी आना होता है। क्लियर है बात। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स अगर बढ़ रहे होंगे ना, उसे हम इनफ्लो मानते हैं। क्या मानते हैं उसे, इनफ्लो। इसी तरह अगर हम बात करें यहां पर किसकी, आउटफ्लो की, तो वही कह रहा है पैसे का ना जाना भी, सॉरी, पैसे का ना आना, पैसे का ना आना भी जाना होता है। क्लियर है बात, इट मीन्स आउटफ्लो। आई होप आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात समझ में आई होगी। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई, ठीक। ये तो था हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आई होप आपको बात ये समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है हमारे पास, वो है एक्टिविटीज। इट मीन्स हमारे पास जो कैश आएगा ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो आएगा,
वो कहाँ से आएगा? कोई कह रहा है हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी? कहता है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग से यानी इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। इनफ्लो मीन्स पैसा आ रहा है और आउटफ्लो मीन्स पैसा जा रहा है। एंड तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, इसमें पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। ठीक, अब सोच के देखिए, आपने गुड्स खरीदे, आपने गुड्स खरीदे, गुड्स क्या आपके लिए रॉ मटेरियल है या गुड्स है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस गुड्स में, जिसमें आपका मेन ऑपरेशन का पार्ट है, आपने वो खरीदे तो पैसा जा रहा है, इट मींस आउटफ्लो हो गया, परचेज ऑफ गुड्स। आपने वही गुड्स बेच दिए तो पैसा आ रहा है, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है, क्रेडिटर्स को पे किया आपने। आपने डेटर से कलेक्शन किया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आपने रेंट पे किया है, आपने सैलरी पे की है, आपने इंश्योरेंस पे किया है। क्लियर बात? ये क्या है? पैसा आपकी जेब से जा रहा है, ये पैसा आ रहा है। अब सोच के देखिए, ये कौन सा ऑपरेशन, ये क्या है? ऑपरेशन। क्लियर बात? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? पैसा आ रहा होगा, जा रहा होगा। अगर मैंने मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी तो क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा जा रहा है। या मैंने कोई शेयर खरीदे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा जा रहा है। बट पैसा कब आएगा? जब मैं सेल करूंगा, सेल ऑफ मशीनरी। मैंने मान लीजिए मशीन बेच दी, या मैंने इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। या मैंने जहां इन्वेस्ट किया था उन्होंने मुझे डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड मुझे रिसीव हो गया। या मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो गया। क्लियर है बात? ये मेरा इनफ्लो हो गया। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, तो हमने पैसा क्या किया? उधार लिया है। जैसे हमने इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर इशू किए तो पैसा आएगा। हमने डिवेंचर इशू किए तो पैसा आएगा। हमने कोई बोरोइंग की, हमने बोरोइंग की तो पैसा आएगा। अब हम इसे पे कर रहे हैं, तो हमने रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, या फिर हम क्या करें? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, या रिपेमेंट ऑफ लोन, या हमने इंटरेस्ट पे किया है, हमने डिविडेंड पे किया है, तो ये पैसा जा रहा है। तो ये हमारे पास आने का सोर्स है या जाने का सोर्स है, या आने का सोर्स है या जाने का सोर्स है, या आने का सोर्स है जाने का सोर्स है, बट एक्टिविटीज अलग अलग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या आइटम है, बट उससे पहले आपको एक चीज जरूरी समझनी है कि कंपनी दो तरह से हो सकती है। एक कंपनी आपकी होगी फाइनेंसिंग कंपनी, और एक होगी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग मींस जिसका काम ही लोगों को क्या करना है? पैसा देना है। जैसे बैंक्स, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई बैंक हो गया, इनका काम क्या? लोगों को पैसा देना है। और नॉन फाइनेंशियल, जिनका काम लोगों को पैसा देना नहीं है। अब आप सोच के देखिए, आपने क्या क्या, आपने मान के चलिए आपने लोन लिया, बोरो किया, बोरो किया आपने, ये लोन लिया। अगर आपने बोरो किया है, लोन किया नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। प्लीज ध्यान रखना। लेकिन जो हमारी फाइनेंसिंग कंपनी, उसका काम ही लोन देना है, उसका काम ही क्या है? लोन देना है, तो ये इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्लियर और नॉट क्लियर? प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, उस पर बेस्ड करता है। क्योंकि एग्जाम में क्या लिखा होता है? मान लीजिए एग्जाम में लिखा है कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालिए, और वहां पर लिखा है फाइनेंसिंग कंपनी है। अब आप फंस गए, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। जैसे आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो वहां उन्होंने फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, और आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दिया सारा का सारा, और क्या लिख लिया उसके अंदर? जितनी भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जितना भी आपने क्या किया है, लोन पे किया है, वो सब आपने कहां डाल दिया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दिया। जबकि उसका काम क्या था? वो मेन बिजनेस उसका क्या था? लोन देना, लोन लेना। इट मीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसका मेन काम था, वो सारा का सारा काम उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का था। आपने उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए जब आपके पास क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि ये फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। फाइनेंसिंग कंपनी मींस जिसका मेन काम ही क्या है? बोलो, लोन देना और लोन लेना है, यानी पैसा देना और पैसा लेना है। अब आप मान लीजिए इंटरेस्ट पे किया आपने, अब इंटरेस्ट पे करेंगे अगर हम, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट अगर एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसका लोन पर इंटरेस्ट देना या इंटरेस्ट लेना, लोन दिया उस पर इंटरेस्ट लेना, इसके लिए नॉर्मल बात है। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक, बट आप सोच के देखिए, इस कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करने के बाद
इन्वेस्ट करने के बाद इन्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट कहां किया है, लोन देने, लोन देने में नहीं, इन्होंने मान के चलिए कहीं इन्वेस्ट किया है। इनका काम इन्वेस्टमेंट का, वैसे तो फाइनेंसिंग कंपनी का काम क्या, इन्वेस्टमेंट करने का है। अब इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा, और इन्वेस्ट करने से इन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। जब इन्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा, लेकिन हमारे लिए क्या बनेगा बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई कंपनी फाइनेंसिंग नेचर की है या फिर नॉन फाइनेंसिंग नेचर की है, उसी पर बेस्ड होगा कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा या फिर वो इन्वेस्टिंग होगा या वो फाइनेंसिंग होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या आइटम इसके अंदर इंक्लूड होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस जो उसका मेन ऑपरेशन है, दैट मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसका जो मेन आपका ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। मेन कह रहा है, बार बार कह रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन उसका बिजनेस वही है। As such, they include cash flow from those transactions and events which enter into the ascertainment of net profit or loss of the enterprise, जिससे कंपनी का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कहता है, उन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, मेन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, मेन ऑपरेशन की बात कर रहा है। एग्जांपल्स क्या होंगे, अभी डिपेंड करता है कि फाइनेंसिंग कंपनी है या फिर ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। प्लीज ध्यान रखना, अगर फाइनेंसिंग कंपनी होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, और यहां पर अगर वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। तो अब देखिए, अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या क्या होगा, वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपने कोई गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज बेची हैं, उससे अगर जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने कैश रिसीव किया रॉयल्टी का, फी का, कमीशन का या अदर रेवेन्यू, अगर रॉयल्टी रिसीव की, आपने कोई कमीशन रिसीव किया है, कोई आप प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो उसमें आपने क्या फी रिसीव की है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, आपने डेटर से कलेक्शन किया है, बिल्स आपने रिलाइज किए हैं, तो भी क्या होगा, ये ऑपरेशन एक्टिविटी है। कैश पे किया आपने गुड्स परचेज करने के लिए या सर्विसेज खरीदने के लिए, तो भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने क्रेडिटर्स को या बिल्स को पे किया है, तो भी क्या होगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने कैश में पेमेंट किए, वेजेस, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, इंप्लॉय को पेमेंट किया, इंश्योरेंस का पेमेंट किया, क्लियर बात, ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने क्या किया है, जो भी इनकम टैक्स है, कैश पेमेंट, आपने कैश पे किया है, इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, या उस इनकम टैक्स का रिफंड आया है, जब तक ये ना लिखे, प्लीज ध्यान रखना, जब तक ये ना लिखे कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तब तक आपको इनकम टैक्स का जो भी रिफंड है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स पे किया आपने, तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है, वैसे देखा जाए कैपिटल गेन क्या है कि हमने कोई असेट्स बेची होगी, उस पर हमें जो फायदा हुआ है उस पर हमने टैक्स पे किया है, वो कैपिटल गेन टैक्स है। तो उसका रिफंड जो आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा। तो जब तक कुछ ना लिखा हो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानना है, और अगर लिख देगा, स्पेशली आइडेंटिफाई कर देगा कि फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है, तो आपको उसे वहीं क्लासिफाई कर देना है। ये थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। बट अगर यही नॉन फाइनेंस की जगह फाइनेंस कंपनी होती तो आप समझते हैं उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन में आता। देखिए, उसे अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा था तो भी ऑपरेशन में आता। अगर उसने कोई सिक्योरिटीज बेच दी हैं, ये सिक्योरिटी उसने क्या कर दी है, कहीं सेल कर दी है, तो भी क्या होगा, उसके लिए ऑपरेशन से होगा। लोन्स एंड एडवांसेज उसने रिपे कर दिए थर्ड पार्टी को, तो भी क्या होगा, ये ऑपरेशन होगा। इंटरेस्ट अगर उसने पे कर दिया है तो भी उसका ऑपरेशन हो गया। अगर उसने कोई सिक्योरिटीज खरीद ली है तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। ये लोन्स एंड एडवांसेस उसने थर्ड पार्टी से ले लिए, दे दी है, तो भी क्या कहलाएगा, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो प्लीज ध्यान रखना, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। जो हमारे केस में नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में फाइनेंसिंग हो सकती है या इन्वेस्टिंग हो सकती है, वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपके पास कहां से पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, जनरली इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर है कि जिससे हम कैश जनरेट कर रहे हैं उस यूनिट में पैसा लगाना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाना, फर्नीचर में पैसा लगाना, तो फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा लगाना, एक तो वो उससे जो इनकम जनरेट होगी। दूसरा, किसी और कंपनी में पैसा लगाना है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना, किसी और बिजनेस में पैसा लगाना, हम दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर वो कह रहा है, देखिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। जैसे हम रीसेल की बात करेंगे, हमने किसी चीज को अगर दोबारा बेचने के लिए रखा हुआ है तो वो हमारा ट्रेडिंग हो गया और हमारा ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन हो गया तो कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दैट मींस अगर मान लीजिए हमारी कारपेंटर की शॉप है, और कारपेंटर वाली शॉप में क्या होगा, जो भी मैं फर्नीचर बना रहा हूं, अगर मैं फर्नीचर बना रहा हूं और उसे बेच रहा हूं, तो वो मेरा मेन ऑपरेशन हो गया, वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स नहीं हुई।
ये मान लीजिए मैं मशीन को क्या करता हूं, बनाता हूं और फिर बेचता हूं, तो जो मशीन को बना रहा हूं और बेच रहा हूं, मेरा ऑपरेशन हो गया, वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स नहीं हुई, तो वो मेरा ट्रेडिंग कहां चला जाएगा, सारा का सारा ऑपरेशन में चला जाएगा, वो इन्वेस्टिंग नहीं होगा। कह रहा दीज एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके अंदर जो भी डिस्क्लोजेज होंगे, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिसोर्स, वही इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, यहां पर क्या कह रहा है, कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश पेमेंट टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी पैसा दिया है, और फिक्स्ड एसेट्स का मतलब टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों। ये कैश रिसीव किया आपने कोई एसेट्स को बेच के, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। कौन सी, नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है, करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही है। आपने कैश पे किया है शेयर खरीदने के लिए, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, वारंट्स खरीदने के लिए किसी और दूसरी एंटरप्राइज के, या आपने कैश रिसीव किया है इनको बेचने से, जो भी हमने शेयर डिवेंचर्स खरीदे उनको बेचने से पैसा आया है, या आपने कैश एडवांस दिया है थर्ड पार्टी को एज अ लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, देखा होगा आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक, या आपने क्या किया है, एज अ लोन एडवांस में ले लिया है। अब ले लेंगे तो वैसे कहां चला जाएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर्जा ले लिया आपने। कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन्स टू थर्ड पार्टीज, कैश रिसीव्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम से आपने क्या किया, एक्सीडेंटल इनकम आई, और एक्सीडेंट होने की वजह से जो भी नॉन करंट एसेट्स है उसका जब भी नुकसान होगा, कोई उसका क्लेम आएगा, वो हमारा कहां चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश रिसीव्ड, आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया है, वो भी आपका कहला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपने कोई असेट्स बेच दिए तो पैसा आएगा, असेट्स खरीद लिए तो पैसा जाएगा, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। किसी कंपनी के आपने शेयर डिवेंचर खरीद लिए, किसी कंपनी के जो अपने शेयर डिवेंचर खरीदे तो उन्हें बेच दिया है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, डिविडेंड रिसीव हो गया, कोई लोन से एडवांसेस की बात कर रहे हैं, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। एंड लास्ट एक्टिविटी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेजरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब यह है कि जो आपके बोरोइंग को, जो भी आपके बोरोइंग में बदलाव लेके आए, जो भी आपके क्या होंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसमें बदलाव लेके आया, जनरली हम उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा कह रहे हैं। इट मींस आपके यानी क्या है, जो भी आपका पैसा आ रहा हो या पैसा पे कर रहे हो, किसकी वजह से, ऑपरेशन की वजह से नहीं, ड्यू टू अदर एक्टिविटीज। ठीक, तो वो कह रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। वही कैपिटल में बदलाव आ जाए या फिर बोरिंग में बदलाव आ जाए किसी एंटरप्राइज का, उसे हम नाम दे रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, जैसे आपने कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, आपने शेयर इश्यू कर दिए, डिवेंचर इश्यू कर दिए, उससे आपको पैसा रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने क्या किया, डिवेंचर इश्यू कर दिए, बॉन्ड्स इश्यू कर दिए, आपने लोन ले लिया है, ठीक, उसकी बात कर रहा है। कैश पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, आपने खुद के पहले जो आपने क्या किया था, शेयर इश्यू किए थे पब्लिक को, किसी को आपने वापस खरीद लिया क्योंकि आपके पास फंड अवेलेबल है, आप वापस खरीद रहे हैं, तो बायबैक ऑफ शेयर करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। कैश रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो भी आपने शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरिंग ली थी उसे वापस कर रहे हैं, जैसे रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, हम उसकी बात करें तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की बात करें, बॉन्ड्स की, शेयर्स की, लोन्स की, एटसेट्रा। आपने डिविडेंड पे किया है, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग हो चाहे शॉर्ट टर्म बोरिंग हो, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जैसे आपने डिवेंचर्स पे कर दिया, लोन पे कर दिया, टर्म पे कर दिया, या आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे पेमेंट कर दिया, कैश क्रेडिट की पेमेंट कर दिया आपने, ये सारा का सारा क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। आपने चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमारा क्या है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं है। या आपने पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे आपने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगी, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो आपने क्या सीखा, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, आपने ये सीखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। अब इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, अब इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, समझते हैं। लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको बताना है। सबसे पहले कैश सेल। अब कैश सेल देखिए, कैश सेल क्या है आपकी, कैश में बेचा आपने तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रिसीव किया तो क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज किया आपने, बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी, देखिए अगर बिल्डिंग खरीदी तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने बिल्डिंग बेच दी तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने इश्यू ऑफ शेयर, शेयर्स बेचे, आपने शेयर इश्यू किए, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बाय बैक ऑफ शेयर्स भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड आपने पे किया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आपने इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर पर। अब देखिए दो चीजें हैं,
या तो फाइनेंस कंपनी है या नॉन फाइनेंस कंपनी है। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है और अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। बट अगर फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आपने कैश में परचेज किया, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने रिडेम्पशन किया डिवेंचर को, ये प्रेफरेंस शेयर को आपने वापस किया, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। आपने लोन को रिपे किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। ऑफिस के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। गुडविल खरीदी आपने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। आपने पेटेंट को बेच दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी है। अगर ये फाइनेंस कंपनी की है तब, और नॉन फाइनेंस कंपनी है तब। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेची है नॉन फाइनेंस कंपनी के तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। बट अगर आपने फाइनेंस कंपनी की बेची है तो उसका तो काम ही है, तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने क्या किया, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव किए, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट पे, अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। बट फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें डिविडेंड रिसीव किया आपने, अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो अगर फाइनेंस कंपनी है या फिर यहां पर लिखा होगा नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है और नॉन फाइनेंस कंपनी है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। रेंट पे किया आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। रेंट रिसीव किया आपने, अब रेंट रिसीव किया किसका, कंपनीज का मेन बिजनेस प्रॉपर्टी क्या है, देना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बट अगर उसका मेन बिजनेस अगर किराए पर देना नहीं है तो ये आपकी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इनकम टैक्स पे करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इनकम टैक्स का रिफंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। बैंक का बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो इससे क्या पता लगा आपको, इससे आपको ये पता लगा कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कौन सा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इससे आपको आसानी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आसानी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ए फाइनेंस एंटरप्राइज एंड नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज। अगर फाइनेंस एंटरप्राइज होगा तो क्या होगा, नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज होगा तो क्या होगा। अब देखिए, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, आपने सिक्योरिटी खरीदी है तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी। हम बात करें अभी नॉन फाइनेंस कंपनी की, ठीक। अगर ब्रोकरेज पे की है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पे, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। सेल ऑफ सिक्योरिटी की आपने तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। लोन्स एंड एडवांसेज आपने क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। आपने रिसीव किया रिपेमेंट ऑफ लोन, रिसीव्ड फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, आपने क्या किया, यानी रिसीव्ड फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको सिक्योरिटी से, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। आपने इंटरेस्ट पे किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनी। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कंपनी की। देखिए, फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है, शेयर खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर हम ब्रोकरेज पे करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेल करना सिक्योरिटी को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लोन देना ऑपरेशन का काम है उनका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिपेमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव करना भी उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे करना उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। उनके लिए क्या है, ये हो जाएगी उनके लिए डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, दैट मींस उन्होंने, उन लोगों ने उनके पास इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए से वो पे कर रहे हैं। दैट इज ये होगी इनकी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कह सकते हैं इसे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है बात, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पर एक दो क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं आपको आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैश में परचेज किया आपने, परचेज किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने परचेज किया शेयर, शेयर खरीदे आपने तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पेटेंट खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स को पे करना ऑन, देखो यहां पर क्या लिखा, इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बेचने पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था उस पर हमें टैक्स पे किया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पे करना, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स,
ऑन डिविडेंड पेड, डिविडेंड पर देखो टैक्स पे कर रहे हैं आप, तो ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नॉर्मल कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना हमारा ऑपरेशन का पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड, देखो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, याद होगा हमने बताया था कि क्या होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इंटरेस्ट पे करना, ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। क्वेश्चन जितना ज्यादा करेंगे उससे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या लिखा हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब आपको इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है। आपको ये नहीं बताना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है। आपको ये बताना है कि कौन सा हमारा इनफ्लो है, कौन सा हमारा आउटफ्लो है। सबसे पहले परचेज किया हमने इन्वेंट्री को, परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उधार में सामान खरीदा, पैसा नहीं गया, पैसे का ना जाना भी आना होता है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, इनफ्लो। सेल ऑफ गुड्स, 10,000 के गुड्स आपने 12,000 में बेचे, कैश में बेचे हैं तो इनफ्लो है। आपने उधार में बेचे हैं, इट मींस आउटफ्लो है। पैसा गया लेकिन पैसा जाना, पैसे का क्या ना आना भी क्या कहलाता है, जाना कहलाता है। आपने परचेज की फिक्स्ड असेट्स बाय इश्यू ऑफ शेयर। अब सब देखिए, आपने असेट्स खरीदी है और शेयर्स दे दिए, पैसा ना आया पैसा गया, इट मींस नो फ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, आपने 5,000 लॉस में बेच दी, ठीक है, 5,000 लॉस में बेच दी, पैसा 10,000 आया होगा, पर आया तो है, आया है तो क्या ये इनफ्लो है। यहां पर कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल से हमें 9,000 रुपए रिसीव हुए, डिस्काउंट दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 9,000 कैश फ्लो आ रहा है, इट मीन समझ लीजिए इनफ्लो है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आउटफ्लो है। शेयर्स इशू फॉर कैश, हमने शेयर इशू किए, ऑब्वियस सी बात है पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। बायबैक किए हमने शेयर किए, तो खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। इशू किया हमने बोनस शेयर, अब देखिए जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना, तो हम कैसे देते हैं, हम कहां से देते हैं, रिजर्व से देते हैं, रिजर्व सरप्लस से देते हैं, तो इस केस में हमारा कोई फ्लो नहीं होगा। हमने क्या क्या राइट ऑफ किया बैड डेट को या प्रोविजन को, इसमें भी कोई फ्लो नहीं होगा। हमने डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, डिक्लेरेशन दिया, देखो पे नहीं किया अभी तक, इसमें भी कोई फ्लो नहीं है। डिक्लेरेशन किया इंटरिम डिविडेंड, अब इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसे देना भी पड़ता है। जब देना पड़ता है तो उसको क्या करते हैं हम, जनरली जब डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमें 5 दिन के अंदर अंदर एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होता है उसका, और उसके अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है और उसे पेमेंट करनी पड़ती है, तो मैं इसे यानी आउटफ्लो का ही नाम दूंगा, ठीक। कैश डिपोजिट इनटू बैंक, कैश आपने बैंक में जमा कराया है, तो इसकी वजह से कोई फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ कैश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ कैश घट रहा है, दूसरी तरफ बैंक बढ़ रहा है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कैश विड्रॉ किया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, अब आपने एक तरफ क्या किया, कैश दिया, और दूसरी तरफ मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद ली, अगेन क्या हुआ, कैश में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि दोनों ही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। आपने क्या किया, करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, अगेन क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी समझ में आया होगा। एंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इन्फ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्फ्लो एंड आउटफ्लो बताना आपको। सबसे पहले कह रहा है कि आपने क्या किया, डिवेंचर इशू किए, जब डिवेंचर इशू किए तो पैसा आएगा, हमने क्या इन्फ्लो है। आपने क्या इशू ऑफ डिवेंचर टू दी वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीन खरीदी और उसके बाद ले उसे क्या दे दिया, यानी आपने डिवेंचर दे दीजिए, हमने का कोई पैसा नहीं आ रहा है। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, आपने खुद के डिवेंचर खरीदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा। आपने का रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आपने डिवेंचर को रिडीम किया तो पैसा जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स, आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया डिवेंचर्स को, हमने कहा इसमें ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। आपने इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर को तो पैसा जा रहा है। आपने परचेज किया पेटेंट को तो पैसा जा रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो पैसा आ रहा है जा रहा है, नो फ्लो। हमने कहा ओल्ड फर्नीचर राइट ऑफ, नो फ्लो। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, जो प्रीवियस मंथ में आउटस्टैंडिंग था उसकी पेमेंट की है तो आउटफ्लो हो गया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू पीएनएल, हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएनएल में चार्ज किया तो इसमें हमारा कोई फ्लो नहीं हो रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, नो फ्लो, बट पेमेंट ऑफ डिविडेंड यस, आउटफ्लो। क्लियर है बात? अब डिक्लेरेशन डिपेंड करता है, फाइनल डिविडेंड का डिक्लेयर कर दिया तो हमें क्या करना होता है, उसे पे करना पड़ता है, बट हम अभी के डेट में कह रहे हैं जिस समय डिक्लेरेशन हुआ है उस समय तो कोई पेमेंट नहीं है, ठीक। क्लियर है बात? ये हो गया हमारा सारा का सारा। और डिपेंड करता है कि हमारा ये पिछले साल का तो इस साल पे करना पड़ता, ठीक। तो हम और डिटेल में समझेंगे कि हमारा इनफ्लो क्या है, हमारा आउटफ्लो क्या है। इसके अंदर देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि हमारे पास ओपनिंग में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था और क्लोजिंग में हमारे पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा हुआ है। इन दोनों के गैप को ढूंढना है, इन दोनों के गैप को ढूंढना है।
गैप के अंदर हमारे पास 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी क्या होगा, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। बस इसको आपको कॉम्बिनेशन को क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप आपको कैश फ्लो का बेसिक समझ में आया होगा। यहां पर हमने सीखा हमारा कैश फ्लो का बेसिक्स। तो अभी तक हमने ये देखा है कि कैश फ्लो में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें कंसिडर की जाएंगी, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, ये हमने इसके अंदर डिटेल में सीख लिया है। बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। बात करें इसकी अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हमारी अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो आएगी आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको इसका सबसे पहले फायदा हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।